ही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं इस शो में। तो शुरुआत होगी एनपीएस की एक खबर के साथ। सरकारी कर्मचारियों को मिला एनपीएस में एक नया विकल्प। क्या नया विकल्प है, क्या इससे असर पड़ेगा, ये जानेंगे। ग्लोबल हार्डवेयर कंपनियों पर छापेमारी, आयकर विभाग ये छापेमारी कर रहा है। लेनोवो पर, तमाम और कंपनियों पर, एप्पल के एक वेंडर पर भी छापेमारी हुई है। क्यों ये छापेमारी हो रही है, क्या शक है, ये जानेंगे। इससे तो बढ़ जाएगी एमएनपी यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मुश्किल हो जाएगी, बढ़ जाएंगी समस्याएं। क्या कुछ ट्राई करने जा रहा है, किस पर सुझाव मांगे गए हैं, क्यों ये बदलाव हो रहा है, ये जानेंगे। गूगल, फेसबुक, ट्विटर को चुकाना पड़ेगा जीएसटी। अब तक नहीं चुका रहे थे, क्यों नहीं चुका रहे थे, छूट क्यों दे रखी थी, अब क्यों चुकाना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा, ये जानेंगे। कच्चे तेल में उबाल से आया भूचाल। कच्चा तेल $97-98 के करीब कारोबार कर रहा है। भारत में सरकार अब थोड़ी सख्ते में है। इतना महंगा क्रूड होगा तो महंगाई कहां जाएगी। महंगाई चुनाव से पहले इतनी बढ़ जाएगी, ये तो सोचा ना था। अब कितना बड़ा ये भूचाल है, क्या कुछ हो सकता है, ये जानेंगे। और अमेरिका के पास बचे अब सिर्फ 48 घंटे। जी हां, अगर शटडाउन का रास्ता नहीं निकाला, नया पैकेज पास नहीं हुआ और खर्चे की अनुमति नहीं मिली तो वहां क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये पहली बार होगा। कितना बड़ा संकट है, कितने महत्वपूर्ण हैं ये 48 घंटे, ये समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत एनपीएस की खबर के साथ। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस टियर 2 खातों में डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प उपलब्ध होगा। इससे कर्मचारी अपने लिए पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने पिछले हफ्ते सर्कुलर जारी कर सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में यह बदलाव किया। अभी तक सिर्फ टियर 1 खातों के लिए डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प उपलब्ध था। सर, एनपीएस में ये जो फैसला हुआ है इससे क्या बदलाव आएगा? एनपीएस को लेकर सरकार की दुविधा ये है कि सरकारी कर्मचारियों की से तमाम शिकायतें हैं। इसकी तुलना में चूंकि पुरानी पेंशन योजना के बदले लाई की नई पेंशन योजना थी और इसका विरोध भी था और कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम भी शामिल है, लागू की गई है, इसलिए भी एनपीएस को आकर्षित बनाने की कोशिशें चल रही हैं। और ये एक और वो कोशिश इस तरीके की है जिसमें कि टियर 2 खातों के लिए जो दूसरी श्रेणी के खाते होते हैं उनमें एक नया विकल्प दिया गया है। व्यवस्था ऐसे काम करती है कि अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से 3 पेंशन फंड मैनेजर्स नियुक्त हैं जो एनपीएस में शामिल कर्मचारी के फंड का मैनेजमेंट करते हैं और उसे बाजार में लगाते हैं और उसके आधार पर, रिटर्न के आधार पर उनकी पेंशन निर्धारित होती। 3 फंड मैनेजर हैं, एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई पेंशन फंड और एसबीआई पेंशन फंड। यह कहा जा रहा था कि एनपीएस में जो निवेश करने वाले लोग हैं, एनपीएस में जिनका पैसा है, उन्हें सिर्फ इन्हीं 3 फंड्स के साथ अब फंड मैनेजमेंट की छूट मिलती है, इसके अलावा नहीं होती। अब ये विकल्प भी शामिल किया गया है कि अगर कोई चाहेगा तो वो अपने पसंद का फंड मैनेजर भी चुन सकेगा। यहाँ से 2 विकल्प होंगे। एक तो जो कर्मचारी है उसको अपना फंड मैनेजर चुनने की छूट मिलेगी और इसके अलावा धीमे से एनपीएस में अन्य फंड मैनेजर्स के लिए भी रास्ता खुल रहा है, क्योंकि वो भी आकर एनपीएस के फंड्स को मैनेज करने का रास्ता चुन सकते हैं अगर उन्हें एनपीएस का कोई कर्मचारी चुनता है। पूरी कोशिश ये है कि एनपीएस को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए ताकि कर्मचारियों के बीच में इसे लेकर उत्साह बना रहे। पीएफआरडीए ने एक काम और किया। सरकार को पत्र लिखकर अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली गारंटीड पेंशन का पैसा बढ़ाने की मांग की है। पीएफआरडीए का तर्क है कि अटल पेंशन योजना के तहत गारंटीड पेंशन की तौर पर जो राशि ऑफर की जाती है वह उपभोक्ताओं को इसे खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों चाहती है पीएफआरडीए? अटल पेंशन योजना भारत में सरकारी स्कीमों का जो सिंबॉलिज्म है, प्रतीकवाद है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अटल पेंशन योजना में 18 और 40 साल के बीच में जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं उनको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है जो 1000 से 5000 रुपये के बीच में है, जो बिल्कुल टोकन है, क्योंकि अभी की तुलना में जो आज अटल पेंशन योजना में शामिल हो रहा है वो रिटायरमेंट के बाद 30 से 40 साल बाद 1000 रुपये और 5000 रुपये की पेंशन से उसका गुजारा नहीं हो सकता। तो इस पेंशन योजना पर अब सरकार का नियामक ही मान रहा है
है कि एक प्रतीकवाद काफ़ी हद तक चल गया, इसे नहीं चलाया जा सकता। इसमें गारंटीड पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस पेंशन योजना में जो शामिल हों उन्हें कम से कम अपने भविष्य के खर्चों के हिसाब से, उनकी ज़िंदगी जीने की लागत के हिसाब से, और अगर आप इन्फ्लेशन भी जोड़ लें, ज़िंदगी जीने की लागत जोड़ लें, तो उस हिसाब से इस पेंशन योजना में पर्याप्त पेंशन तो मिल सके। एपीवाई में, अटल पेंशन योजना में करीब 50 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं और 30,694 करोड़ रुपए की एसेट इसके प्रबंधन में, मैनेजमेंट के तहत आती है। और ये अगर प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद भारत में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें इस किस्म का टोकेनिज्म है, प्रतीकवाद है, जिनमें बहुत छोटी छोटी सी मदद सरकार देती है असंख्य स्कीमों में, जिसका लोगों की ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी जीने की लागत को बेहतर करने में या कम करने में कोई बड़ा असर नहीं होता। तो ये पहली कोशिश है जिसमें गारंटीड राशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य आईटी हार्डवेयर बनाने वाली चीन की कंपनी लेनोवो को आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने लेनोवो के पुडुचेरी और बेंगलुरु के स्थित दफ्तरों में तलाशी ली है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आयकर विभाग के कर्मचारियों ने छापेमारी के अलावा लेनोवो के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ भी की है। एक अन्य मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों ने एप्पल के सप्लायर फ्लेक्स के दफ्तरों में भी तलाशी ली है। फ्लेक्स के तमिलनाडु में स्थित दफ्तरों में तलाशी हुई है। सर, क्या शक है इन कंपनियों पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह इन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स पर गई है। इनको हम लगातार आपको अलग अलग खबरों के तहत बता रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात का शक है कि ये कंपनियां जो अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर कराती हैं भारत में इनके उत्पाद बनाने वाले जो सप्लायर हैं, चाहे एप्पल हो या लेनोवो हो, ये इनकम टैक्स के सही दस्तावेज तैयार नहीं कर रही हैं और सही ढंग से इनकम टैक्स पे नहीं कर रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, टैक्स की चोरी भी की है और दस्तावेजों में भी हेरफेर किया है। टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए कंपनियां कई तरीके अपनाती हैं और ये भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ आमतौर पर आने वाली समस्या है जो दिखाई दे रही। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब लेनोवो और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। हमें बाद में पता चलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आखिर इस छापेमारी में क्या निकला, लेकिन हार्डवेयर उद्योग में काफ़ी खलबली है इन छापों को लेकर। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सिम कार्ड स्वैप के जरिए होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अगर पोर्ट करने के लिए किसी नंबर से मैसेज आता है तो सबसे पहले टेलीकॉम कंपनी को यह चेक करना होगा कि बीते 10 दिनों में सिम स्वैप या नंबर पोर्ट के से जुड़ी कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई थी इस नंबर से। अगर आई थी तो कंपनी इसको पोर्ट करने के जो रिक्वेस्ट आई है इसको रोक सकती है। इस प्रस्ताव पर 25 अक्टूबर तक सभी भागीदारों की राय मांगी गई है। ऐसा क्यों कर रहा है ट्राई और इसका असर क्या होगा सर? आपको पता है कि टीआरआई ने सिम बेचने पर, सिम स्वैपिंग पर सख्ती लगाई है क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे सिम पाए गए हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, जिनका दुरुपयोग साइबर सिक्योरिटी के दृष्टि से भी हो रहा है और इसके अलावा मार्केटिंग कॉल्स में, फेक कॉल्स में भी उनका इस्तेमाल हो रहा है। नंबर पोर्टेबिलिटी इसका एक और लूज एंड था, खुला हुआ हिस्सा था, जहां से इस बात का शक था कि सिम स्वैप के जरिए, नंबर पोर्टेबिलिटी के जरिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी नंबर को बार बार बदल कर अलग अलग जगह घुमाया जा सकता है। और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया में यूनिक पोर्टिंग कोड जारी किया जाता है जिसके आधार पर एक मोबाइल कनेक्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है, पोर्ट किया जाता है। अब टीआरआई का एक कहना है कि अगर किसी भी ऐसे सिम पर जिस पर स्वैप की रिक्वेस्ट का शक है तो उसकी पोर्टेबिलिटी रोक दी जाएगी। आमतौर पर कई मामलों में इससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संकट के दौर से गुजर रहे हीरा उद्योग ने अगले 2 महीने तक कच्चे हीरे के आयात को रोकने का निर्णय लिया है। ये रोक 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। उद्योग से जुड़े 100 प्रतिनिधि एक साथ मिले, कारोबारी मिले और उसमें बैठक हुई, फिर ये फैसला लिया गया। दरअसल वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग के चलते कारोबार सुस्त है। ऐसे में आयात पर अंकुश लगाकर मौजूदा स्टॉक को मैनेज करने की कोशिश है। सर, किस तरीके की दिक्कतों से गुजर रहा है ये हीरा? भारत का डायमंड उद्योग कई तरीके की चुनौतियों से घिरा हुआ है इस समय और उसके बहुत सारे दिलचस्प आयाम भी हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि हीरा जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में कम हो रही है। भारत में भी उसकी की मांग कम हो रही है। मांग इसलिए कम हो रही है क्योंकि एक तो महंगाई के कारण दुनिया के अन्य देशों में भी प्रीमियम उत्पादों की खरीद में थोड़ी कमी आई है, परचेजिंग पावर कम हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हीरा उद्योग में अब लैब ग्रोन डायमंड्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और लैब ग्रोन डायमंड्स का प्रवाह बढ़ने के साथ या उनकी बिक्री बढ़ने के साथ
असली या वास्तविक हीरों की मांग थोड़ी कम हो रही है। तो हीरा उद्योग की पहली चुनौती ये है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि भारतीय हीरा उद्योग रूस से आने वाले अनगढ़ या कच्चे हीरों पर निर्भर था। रूस से आयात और निर्यात की व्यवस्था बंद होने के बाद, प्रतिबंधों के बाद वो आपूर्ति भी टूट गई है। ये दूसरा बड़ा असर है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरऑल पूरे मार्केट में अब धीमे धीमे हीरे के साथ जो लैब ग्रोन हीरे आना शुरू हुए हैं, उन्होंने वास्तविक हीरों के बाजार को चुनौती दी और इसलिए अब सूरत का उद्योग दबाव में है। निर्यात भी टूट रहा है और आयात में भी मुश्किल है। वित्त मंत्रालय और बैंकरप्सी बोर्ड नहीं चाहता कि फंसे कर्ज के मामले को निपटाने के लिए बैंक लेनदारों से सेटलमेंट को लेकर किसी तरीके की जल्दबाजी करें। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय लगातार बैंकों के साथ संपर्क में है। उन्हें सलाह दे रहा है कि कर्ज सेटलमेंट की प्रक्रिया पर तभी आगे बढ़ें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या सही समय हो। सर, इस आदेश का मतलब क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है वित्त मंत्रालय का और इस आदेश को आप बिल्कुल रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को दिए गए ताजे आदेश की से तुलना करके देख सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अगर चाहें तो बैंक कर्जदार के साथ अपने कर्ज को सेटल कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया अपनाई गई है। वित्त मंत्रालय को यह पता चल रहा है कि कर्ज सेटलमेंट करने के लिए बैंक अपने कर्ज को किसी कर्जदार के साथ सेटल करने के लिए, रियायतें देने के लिए, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ देने के लिए आम तौर पर आईबीसी की प्रक्रिया में जाने से बचते हैं। और इसलिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों से कहा गया है कि इस तरीके की कोशिश से ये जानकारी मिलती है कि बैंक किसी तरह से ले देकर, राइट ऑफ करके, थोड़ा कम ज़्यादा करके कर्ज को सेटल कर लेते हैं और इससे आईबीसी में होने वाली रिकवरी सीमित हो जाती है। तो अब बैंकों को एक किस्म का आदेश दिया गया और बैंकों को सरकार इसलिए आदेश दे सकती है कि बैंकों में सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है। तो बैंकों को एक किस्म का आदेश दिया गया है कि सेटलमेंट की प्रक्रिया तभी शुरू की जाए जब आईबीसी के जाने के विकल्प खत्म हो जाएं या बंद हो जाएं। यानी परोक्ष रूप से बैंक अब सेटलमेंट से पहले शायद आईबीसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे और पहले वहां जाकर इसका सही वैल्यूएशन कराएंगे, ऐसा इस आदेश से लग रहा है। और इस मामले में वित्त मंत्रालय ने जो बैंक्रप्सी ऑफिशियल्स हैं उनको भी सूचना दी है कि उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैंक आईबीसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को लंबे समय तक चलने के कारण उससे बचने की कोशिश करते हैं। सेटलमेंट करके वो उसे सेटल कर देते हैं और उसके एनपीए से उसे बाहर कर देते हैं। जो उनके एनपीए का प्रारूप है उससे वो कर्ज बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। गूगल, फेसबुक या ट्विटर जैसी कंपनियों को सरकार से फिलहाल जो टैक्स छूट मिली हुई है वो अब नहीं मिलेगी। उन कंपनियों पर अब 18% की दर से टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा इन कंपनियों पर। इन सभी कंपनियों को अब आईजीएसटी के तहत मिलने वाली छूट बंद कर दी गई और इस सिलसिले में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन कंपनियों की सेवाओं पर अगर टैक्स लगता है तो उसका असर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सर्विसेज पर पड़ेगा। सर, क्या तैयारी है? कौन सी सेवाओं पर दरअसल ये टैक्स लगेगा? ये पहली बड़ी पेशबंदी है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियों पर, और इन पर जो आईजीएसटी लगाया गया वो एक खास सेवा को लेकर लगाया गया है। गूगल और बाकी कंपनियों की कई सेवाएं ऐसी भारत में जिन पर जीएसटी लगता है, पर यह खास सेवा और तकनीक के तौर पर खासी महत्वपूर्ण है। गूगल, फेसबुक और अमेजन अपने अंतर्राष्ट्रीय सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं सूचनाओं को जमा करने में, जुटाने में। आप जो काम करते हैं गूगल पर, फेसबुक पर, अमेजन पर, वो सूचनाएं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वर में स्टोर होती हैं और इसे ओवरसीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस कहा जाता है। इसका नाम है OIDAR। इसके जरिए भारत में काम करने वाली कोई आईटी कंपनी अपने अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का इस्तेमाल करके वहां से सूचनाएं लेती, देती या डेटा रिट्रीव करती है। अभी तक इस सेवा पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था और कंपनियां इसका इस्तेमाल अपनी सेवा के तौर पर करती थी। अब जीएसटी काउंसिल ने ये पाया है कि ये सर्विस भी टैक्स के दायरे में आने वाली है और ये बहुत बड़ी और ह्यूज सर्विस है, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क गूगल का, अमेजन का, फेसबुक का इसी सेवा पर चलता है। इसी सेवा के आधार पर जो इसके अंतर्राष्ट्रीय सर्वर हैं उन्हीं सर्वर्स में सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं और अभी ने 18% टैक्स के जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। इस आईजीएसटी का असर, ऐसा लगता है कि इस OIDAR सर्विस पर टैक्स लगने का असर इन कंपनियों के कई सारी जो सेवाएं मुफ्त हैं उनमें तो कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा, उनके राजस्व और कमाई पर असर पड़ेगा और उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसी सेवाएं जो पेड हैं, जिनके लिए उपभोक्ताओं को पैसे देने पड़ते हैं, उनके लिए शायद उसकी दरें भी बढ़ सकती हैं।
अमेरिकी करेंसी डॉलर में जोरदार तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव है और साथ में कमोडिटीज की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना हुआ है। गुरुवार को प्रति डॉलर रुपया 83.25 के स्तर पर देखा गया। डॉलर इंडेक्स 106.55 के ऊपरी स्तर तक चला गया है, जो 10 महीने में नया ऊपरी स्तर है। मजबूत डॉलर की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट है। विदेशी बाजार में सोने का भाव घटकर $1890 प्रति औंस तक आ गया है, जो 6 महीने में सबसे कम कीमत है। चांदी का भाव भी घटकर $22.40 तक आ गया है। सर, डॉलर की तेजी, अब ये 106 का लेवल जो है, अभी हमने करीब 1 साल पहले अगर आप देखें तो वहाँ पर डॉलर बहुत तेज हुआ था, फिर कमी आ गई थी। अब ये तेजी आपको कितनी स्थायी दिख रही है? अब इस समय डॉलर की मजबूती को पूरी दुनिया थोड़ा लंबे समय के लिए स्थायी मान रही है, क्योंकि इसका संकेत हमें फेडरल रिजर्व की ताजी बैठक से मिला। फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगले 1 साल तक ब्याज दरों में कमी की कोई संभावना नहीं है और शायद 2025 के बाद 2025 से ब्याज दरों में कमी होगी और स्थायी रूप से ब्याज दरों में कमी 2026 में नजर आएगी। ये तो पहला आधिकारिक बयान था। बाजार में जो बॉन्ड यील्ड है वो ये बता रही है कि ब्याज दरों में कमी और ज़्यादा लंबी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और लंबी चल सकती है, यानी कमी में लंबा वक्त लगेगा। इसके बाद जेपी मोर्गन जैसे प्रमुख बैंकर मान रहे हैं कि ब्याज दरें 6% और 7% के आसपास भी जा सकती। ये सारी खबरें डॉलर की मजबूती को ताकत दे रही हैं। दुनिया में महंगाई का एक नया दौर लौट रहा है। दूसरा फेज़ आया है इन्फ्लेशन का, जो आमतौर पर ज़्यादा कठिन होता है और जिद्दी होता है। उस फेज़ में क्रूड भी शामिल है, उस फेज़ में कमोडिटीज़ भी शामिल है। इस दूसरे चरण के कारण महंगाई से केंद्रीय बैंकों की लड़ाई लंबी चल सकती है, कम से कम अभी से 18 और 19-20 महीने तक चल सकती है। और इसलिए पूरी दुनिया के करेंसीज़ के जो गणित हैं, जो पूरा गुणा भाग है, वो बदल रहा है। डॉलर अब लंबे समय तक मजबूत रहेगा और उस मजबूती की संभावना के कारण डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है, जो 10 साल का सर्वोच्च स्तर है। भारतीय रुपए के लिए ये मुश्किल भरा समय है और ये मुश्किल भरा समय थोड़ा लंबा चल सकता है और इसमें रिजर्व बैंक को अपना काफ़ी विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल जलाना पड़ सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक ने पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में और इससे पिछले एक हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार से काफ़ी दखल दिया है बाजार में, पर डॉलर की कीमत 83 रुपये से ऊपर नहीं गई है। 83.20, 83.19 के आसपास ही झूल रही है। डॉलर की तेजी के बावजूद कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $97 के ऊपर चला गया, जो 10 महीने का ऊपरी स्तर है। अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में गिरावट की वजह से कीमतों में हालिया तेजी आई है। हालांकि ओपेक प्लस देशों की तरफ से उत्पादन कटौती के कारण भाव लगातार ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। सर, अब ये तेजी आपको क्रूड की कितनी टिकाऊ लग रही है? क्योंकि हमने देखा लंबे समय $60-70 तक के बीच जो कच्चे तेल कीमती वो झूलती रही, लेकिन 80 के बाद जो तेजी पकड़ी और कब 90-95 पहुंच गए, 97 पहुंच गए, नहीं पता चला। अब ये 97 से टिकेगा, ऊपर जाएगा, या आपको लगता नहीं अब ये लेवल बना रहेगा? क्रूड के मामले में 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो बाजार की पिछली व्यवस्थाओं से, परंपराओं से अलग हैं। हम अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करें तो उसे डीकपल कहना कहते हैं। क्रूड ने अपने आप को 2 महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से अलग कर लिया या डीकपल कर लिया। क्रूड की कीमत में आमतौर पर गिरावट आती थी जब चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर गिरने की, घटने की, उत्पादन मांग घटने की खबरें आती थी। क्रूड ने इस एक महत्वपूर्ण डिस्काउंटिंग फैक्टर पर विजय पा ली और चीन की अर्थव्यवस्था में कोई तेज विकास दर नहीं है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकास दर सुस्त रहने की संभावना है, लेकिन कच्चे तेल ने यह बाधा तोड़ दी और अब वो $90-95 से ऊपर निकल गया। पहली चीज। दूसरा एक और फैक्टर था जिसमें क्रूड ने अपने आप को डीकपल किया, वो था डॉलर की मजबूती के बाद क्रूड की कीमत में गिरावट आती थी। देखिए, डॉलर आज मजबूत है पर कच्चा तेल 98 पर है। बाकी कमोडिटीज अगर आप सिल्वर और गोल्ड देखें तो उनमें गिरावट दिखाई दे रही। तो क्रूड ने दूसरी भी बाधा पार कर ली। 2 ऐसी ताकतें थी जो कच्चे तेल की कीमतों को कम रखने में मदद करती थी और इसलिए अब ये पूरी तरह मांग और आपूर्ति की गणित के पर आधारित है, जिसमें ओपेक देशों ने आपूर्ति की कमान अपने आप संभाल रखी है। यह माना जा रहा है कि $100 का स्तर बीच में कभी क्रूड पार कर सकता है, 100 से नीचे सेटल करेगा, लेकिन क्रूड 95 से 100 के बीच में मूव करता रहेगा और ये पूरी दुनिया के लिए क्रूड का $95 होना बड़ी चुनौतीपूर्ण खबर है। और जो स्थिति महंगाई की हमें दिख रही है, ब्याज दरों की दिख रही है, दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की दिख रही है, कच्चे तेल की आपूर्ति की दिख रही है अमेरिका और क्रूड के बीच में, उससे लगता है कि अब ये कच्चे तेल की कीमत $90 से ऊपर की, $95 से ऊपर की कीमत एक किस्म का न्यू नॉर्मल है, जिसके साथ दुनिया को जीना पड़ेगा अगले कुछ महीनों तक। कम से कम अगले 12 से 14 महीनों तक की संभावना ऐसी दिखाई दे रही है।
सर अब इसका असर भारत पे अगर हम देखें आयातित महंगाई के तौर पर, क्योंकि कच्चा तेल जैसे ही उबलना शुरू होता है, खाद्य महंगाई हो या और कंज्यूमर आइटम्स की महंगाई हो, तेजी से बढ़ती है। क्या आपको लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी? शुभम, भारत के लिए सरकार की तरफ से महंगाई की पूरी गणित बिगड़ गई है, और वो भी ऐसी समय बिगड़ी है जबकि चुनाव सामने खड़े हुए हैं। खाद्य उत्पादों की महंगाई हम देख ही रहे हैं, मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण, फसलें खराब होने के कारण रिकॉर्ड स्तर पर है, और वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। क्रूड का मोर्चा रूस के कच्चे तेल के जरिए, बाकी कई विकल्पों के जरिए संभाला जा रहा था, लेकिन अब 83 रुपये का डॉलर, 83-20 का डॉलर और 98 रुपए के आसपास का क्रूड, ये वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, वो सबसे बड़ी दरार है जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा, जिससे बचने की या भारतीय अर्थव्यवस्था की में जो सेंटिमेंट है उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा इस महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन का योगदान है। अब यहाँ से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की एक नई चुनौती शुरू होती है, यानी एक तो घरेलू इन्फ्लेशन है जो बाजार में उपलब्ध है, पर जब आप दाल भी आयात कर रहे हैं, कच्चा तेल भी आयात कर रहे हैं, कोयले का भी इम्पोर्ट हो रहा है और बाकी बहुत सारे सामग्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बाकी सबका इंपोर्ट हो रहा है, तो दोनों परिस्थितियों में कमजोर रुपया और कमजोर क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। आज इस बात की चर्चा भी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो प्राइस को डेली मॉनिटर करेगी, इंटरवीन करने की कोशिश करेगी, लेकिन एनर्जी इन्फ्लेशन का या ऊर्जा की इन्फ्लेशन का दौर लौट रहा है। अब उसमें कितना नुकसान तेल कंपनियां उठाएंगी या उसकी बढ़ोतरी जनता को पासान की जाएगी। चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना तो कम दिखाई देती, पर ओवरऑल इकॉनमी में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का दबाव, आयातित महंगाई का दबाव आने वाले समय में बढ़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफपीआई सितंबर के दौरान करीब 7 महीने बाद फिर से नेट बिकवाल बनकर उभरे हैं। 27 सितंबर तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से 12,778 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की गई। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली की वजह से शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। सर, क्या आपको लगता है कोई बड़ी गिरावट आ सकती है कि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक बाहर जा रहे हैं, और जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड ऊपर है, जिसके और ऊपर जाने की भी संभावना है, क्या आपको लगता है? विदेशी निवेशकों का रुख अब इस बार थोड़ा निर्णायक सा दिखाई देता। करीब $1.5 बिलियन की निकासी बाजार से हो चुकी है इस महीने के दौरान, और ये असर रिजर्व बैंक के लिए भी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में इससे कमी आ रही है। जो एडवांटेज भारतीय बाजार के पास था, जो इमर्जिंग मार्केट्स के पास था, वो एडवांटेज तो अब खत्म होता दिख रहा है। विदेशी निवेशक इस उम्मीद से भारतीय बाजार में बने हुए थे कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जल्दी खत्म होगा, हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, इस साल मई जून के बाद से कीमतें, ब्याज दरों में कमी शुरू होगी और नवंबर दिसंबर से ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो सारी गणित अब बिगड़ गई। अब भारतीय बाजारों से मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा बेहतर रिटर्न अमेरिका की सिक्योरिटीज़ में अवेलेबल है, सरकारी बॉन्ड्स में अवेलेबल है, ट्रेजरीज में अवेलेबल है, और ये आगे बढ़ता जाना है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी बरकरार रखनी है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक अब भारतीय बाजार से अपनी पूंजी बाहर निकाल रहे हैं और वो बिकवाली हमें दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र की बात यह या अच्छी बात यह है कि भारत के अपने निवेशकों की पूंजी बाजार में उपलब्ध है, तो विदेशी निवेशकों की इतनी बिकवाली के बाद भी हमने बाजार में कोई बड़ी तीखी गिरावट नहीं देखी है। लेकिन खतरा यह है कि वॉलेटिलिटी भी है, उतार चढ़ाव भी है, वो आने वाले समय में बना रहेगा। और दूसरी और महत्वपूर्ण फैक्टर जो मैक्रो इकॉनमी पिक्चर है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाली दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और रुपए में गिरावट, ये तीनों फैक्टर एक साथ फिर सक्रिय हो गए हैं। तो इसलिए भारत की मैक्रो इकॉनमी को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगले 3-4 महीने 5 महीने की तस्वीर को लेकर भी अब ज़्यादा सतर्कता होगी विदेशी निवेशकों में, इससे पहले की तुलना में जब कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में थी और महंगाई थोड़ा काबू में थी। अमेरिका की सरकार का खर्चा चलता रहे, इसके लिए संसद में सहमति बनाने के लिए अब सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है। 30 सितंबर तक इस प्रस्ताव पर सहमति बनानी है कि सरकार को खर्चा चलाने के लिए और पैसा मिलता रहे। ये पैसा नहीं मिला तो वहां शटडाउन की स्थिति आ जाएगी, लाखों कर्मचारियों को छुट्टी पर जाना पड़ेगा, सरकार के कुछ डिपार्टमेंट के कामकाज को ठप भी करना पड़ सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। सर, क्या लगता है इस बार शटडाउन का खतरा कितना बड़ा है? क्या सहमति बन पाएगी? वैसा ही होगा जैसा अब तक होता है वो, इस बार कुछ और हो सकता है? इस बार शटडाउन के काफ़ी करीब है। सारी कोशिशें जो हो रही थी उनमें समय काफ़ी कम बचा हुआ, 48 घंटे का समय बचा हुआ है। अमेरिका की व्यवस्था में ये होता है कि अमेरिकी सरकार जो भी खर्च करती है उसके लिए उसे अमेरिका के कांग्रेस और सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है और उसी आधार पर अमेरिकी सरकार कर्ज लेती है। अगर उसकी मंजूरी नहीं मिलती तो बहुत सारे ज़रूरी खर्चे जिनका आवंटन किया जाता है वो रुक जाता है और बंद हो जाता है, और इसे अमेरिका की व्यवस्था में टेक्निकली शटडाउन कहा जाता है। अब अमेरिका के कानून निर्माता और कांग्रेस और
सांसद ओवर टाइम काम करके इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने एक छोटा सा शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल प्रपोज किया है, जिसमें कि एक छोटे समय के लिए सरकार को थोड़ी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। करीब करीब $6 बिलियन के आसपास की फंडिंग की तैयारी की जा रही है, जिससे कि इमरजेंसी में अगले 15 दिनों तक 20 दिनों तक काम चलाया जा सके। अमेरिकी कांग्रेस से प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अमेरिकी सीनेट से प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस में इसे पारित कराने के लिए अमेरिका में वही जो राजनीतिक पेशबंदी है, जो डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच की राजनीतिक खींचतान है, उसमें ये बिल जाकर फंस रहा है। लेकिन अब फिर गेंद व्हाइट हाउस के पाले में। हालांकि अमेरिका में इससे पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं और अमेरिकी राजनेताओं ने बाद में मिल बैठकर इसका फैसला निकाला है। लेकिन बाजार को दबाव में रखने के लिए, तनाव में रखने के लिए, खासतौर से उस समय जबकि ब्याज दरें महंगी हैं, अर्थव्यवस्था में गिरावट है, समय बेहद कम बचा है। अगले 48 घंटे में अमेरिका की राजनीति को एकजुट होकर इस शटडाउन को टालने का फैसला करना होगा। इसलिए राजनीतिक रूप से गहमा-गहमी काफ़ी तेज है। सीनेट का जो रिजोल्यूशन है उसे लेकर कांग्रेस में पेशबंद में सहमति बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि अगर इसमें थोड़ा भी विलंब हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो मूडीज़ ने ये चेतावनी दी है कि अमेरिका की जो रेटिंग है उस पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसको घटाया जा सकता है। कंपनी का प्रमोटर कौन है? आईपीओ लाते वक्त ये स्पष्ट हो, इस संबंध में सेबी जल्द एक कमेटी का गठन कर सकता है। अभी निवेशक, संस्थापक, प्रमोटर के बीच कई तरीके की गफलत होती है। सेबी इस कमेटी का गठन एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के तहत कर सकती है। इस संबंध में प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप के मालिकों ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक की थी हाल में ही। सेबी सर ये बदलाव क्यों कर रहा है? ये मामला स्टार्टअप कंपनियों के साथ सामने आया है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियां आमतौर पर कई सारे निवेशक मिलकर बनाते हैं, उनमें उनकी छोटी छोटी हिस्सेदारी होती है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फंड्स उसकी फंडिंग करते हैं, जिसमें कि वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं। तो ये कहना मुश्किल होता है कि उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, क्योंकि आमतौर पर हो सकता है उस प्रमोटर की हिस्सेदारी बेहद छोटी हो। स्टार्टअप कंपनियों की शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद ये चुनौती सामने आई है। कई बार ये भी पाया गया है कि स्टार्टअप के प्रमोटर्स जो कंपनियां चला रहे हैं मिलकर, उसमें प्रमोटर्स अपनी पहचान छिपाते हैं कि इसके प्रमोटर्स नहीं है, क्योंकि अगर प्रमोटर हैं तो उनको सेबी के नियमों के तहत शेयरों के बेचने पर पाबंदी लगाई जाती है। उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, जिस लॉक इन पीरियड के बाद वो शेयर बेच सकते हैं। और इस गफलत के बीच अब सेबी नए नियम तय करने वाली है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर की परिभाषा और भूमिका क्या होगी। ये अपने आप में पहली बार ऐसा होने वाला है जब प्रमोटर्स की परिभाषा स्पष्ट रूप से सामने रखी जाएगी और कम से कम 10% स्टेक्स उनके पास हो। शायद ये शर्त भी तय की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। सरकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जीईएम पर चीन की कंपनियों के वेंडर्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जीईएम के सीईओ प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि जीईएम पर चीन की कंपनियों के बनाए प्रोडक्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म पर घरेलू प्रोडक्ट की बिक्री के लिए शुरू किया है, लेकिन पिछले दरवाजे से चीन की कुछ कंपनियां इस पर अपने प्रोडक्ट बेच रही थी। डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बने सरकार के प्लेटफॉर्म ONDC पर जल्द इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बिकना शुरू होंगे। कुछ हफ्ते में इस तरह के प्रोडक्ट ONDC के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बताया जा गया कि इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ONDC के प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए करीब 65 कंपनियों ने अपने पहले से ही आवेदन किया था और 20 कंपनियों को इस पर काम शुरू कर दिया गया है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे की मुश्किलों का हल निकलता नहीं दिख रहा है। कंपनी पर लिक्विडेशन यानी कि बिकने की तलवार लटक रही है और इस बीच कंपनी के चेयरमैन को पुलिस ने निगरानी में रखा है। इसके बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग भी बाजार में बंद कर दी गई। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फंडिंग लगातार कम हो रही है, खासकर टेक स्टार्टअप में निवेश घट रहा है। ट्रैक्सन की नई रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि इस साल सितंबर तिमाही के दौरान टेक स्टार्टअप में आने वाली फंडिंग 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। सितंबर के दौरान टेक स्टार्टअप में अब तक सिर्फ $1.5 अरब का निवेश आया है, जो जून तिमाही के मुकाबले 29% कम है और पिछले साल की सितंबर तिमाही से देखें तो 54% कम होगा। सर कोई टिप्पणी आपकी? चलते चलते एक और महत्वपूर्ण खबर, अगर आप विमान यात्रा करते हैं तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है, जानकारी आपके लिए जानकारी ज़रूरी है। आकाशा एयर के पायलट्स ने जो रिजिग्नेशन दिया था या जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो मामला अदालत तक गया था और दिल्ली की अदालत ने DGCA को यानी भारत के एविएशन रेगुलेटर को इस बात की छूट दी है कि वो रिज़ाइन करने वाले पायलट्स के खिलाफ या इस्तीफ़ा देने वाले आकाशा एयर के पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपको याद होगा कि आकाशा एयर ने अपनी अपील में कहा था कि उसके पायलट्स जो छोड़कर गए हैं उसकी वजह से कंपनी के विमानों के संचालन रुक सकते हैं। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब एविएशन रेगुलेटर को पायलट्स के खिलाफ सीधी कार्यवाही की छूट मिली है। ये मामला थोड़ा आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ऐसे ही